आज ऐसी लड़कियों के बारे में बात करेंगे कि जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहना पसंद नहीं करती और अपने शोहर को कहती है हमें अलग मकान लेके दो, हम अलग रहना चाहती हैं। ऐसी ही एक लड़की के बारे में बात करेंगे जिसने अपने शोहर को अलग मकान की डिमांड करी और बाद में उसका क्या अंजाम हुआ, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका गुप्ता केस के बारे में। कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर शहर से प्रसाद कुमार गुप्ता और उसकी बीवी प्रियंका गुप्ता के केस के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, सीन कुछ यूँ होता है। प्रसाद कुमार गुप्ता सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए बाहर जाते हैं कि पीछे से उसकी बीवी की उसे कॉल आती है कि बाहर रद्दी लेने वाले आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि रद्दी दो। मैंने उनको बोला कि रद्दी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाजी हमने बोनी करनी है, जो कुछ भी है हमें दे दो। अब सुदेश कुमार जो होता है वो कहता है कि इतनी सुबह सुबह रद्दी लेने वाले नहीं आते, ये कौन है रद्दी लेने वाले इतनी सुबह सुबह आ गए, अभी तक तो लोग जागे भी नहीं, मैं तो जॉगिंग करने आया हूँ। तो वो उसको मना कर देता है कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी आ रहा हूँ। वो खैर वापस आता है। वापस आने के बाद अपनी बेल डोर बचाता है। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। वो दरवाजे को खटखटाता है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। सुदेश कुमार फ़ौरन भाग के अपने दफ्तर जाता है, वहाँ से चाबी लेके आता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है, हैरान रह जाता है। उसकी बीवी सोफे के ऊपर बैठी होती है, उसके हाथ पांव बांधे होते हैं और उसके गले को किसी तेज़धार चीज़ से काट दिया गया होता है। वो चीखना चलाना शुरू कर देता है, पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है। वो ऊँची ऊँची पीट रहा होता है, रो रहा होता है, मर रहा होता है, उसकी बुरी कंडीशन होती है। पुलिस वाले उसे संभालते हैं। संभालने के बाद एविडेंस इकट्ठे करने के लिए फोर्सिंग टीम को बुलाया जाता है। वो आती है, आके एविडेंस इकट्ठे करती है। इतनी देर में सतीश कुमार को याद आता है कि हमारे 2,30,000 रुपये भी पड़े हुए थे और मेरी बीवी के 1,75,000 के गहने भी अलमारी में पड़े हुए थे। वो देखता, वो भी गायब होते। पुलिस वालों को बताता है कि ये कोई डकैती का मामला है, हमारे को पैसे वगैरह भी गायब करके ले गया। पुलिस वाले कहते हैं जी ठीक है। इतनी देर में ये बात मीडिया में लीक हो जाती। वैसे प्रियंका गुप्ता और उसका शोहर सुदेश कुमार गुप्ता जिस माला पे रहते थे वो 3 माला मंजिला थी, ये दरमियान में रहते थे। तो जब हमसायों से, ऊपर वालों से और नीचे वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये किसी चीज़ की हमें कोई आवाज़ नहीं आई थी, कोई कुछ नहीं था। अब प्रियंका गुप्ता का शोहर क्या करता है कि पुलिस थाने के बाहर धरना दे के बैठ जाता है कि मेरी बीवी के कातिल का पता कर लो, वरना मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लोग भी उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं एक आधी दफ़ा उसे कहते हैं कि तुम घरे चले जाओ, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा हम तुझे बता देंगे। लेकिन प्रियंका गुप्ता का शोहर नहीं मानता और बाहर थाने के दरवाजे के आगे बैठा रहता है कि मेरी बीवी का इंसाफ करो। साथ में अपने साले के गले लग के ऊँची ऊँची रो रहा होता है। इतनी देर में प्रियंका गुप्ता के वालिदैन जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। उसका अंतिम संस्कार होता है, उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। पता चलता है जी उसको किसी ने बांधा है। उसके बांधने के बाद पहले किसी ने गला उसका घूंटा है, गला घूंट के उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद किसी तेज़धार चाकू से उसके ऊपर वार करके गला काट दिया गया है। यानी उसकी मौत का कारण गला का दबाव था, सांस रुकने की वजह से उसका कत्ल हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद पुलिस थाने से बाहर आती है। प्रियंका गुप्ता का शोहर जो होता है प्रकाश कुमार गुप्ता, वो बाहर बैठा होता थाने के। उसको पुलिस पकड़ती है, अंदर ले जाती है, आओ भी तुमसे पूछगुछ करनी है। वो कहती है कि हमें ये बताओ कि तुमने अपनी बीवी को जब जॉगिंग पे गए तो तुम्हारी बीवी ने कॉल करी तो तुमने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो तुम जब वापस आए तो तुम घर के पास ही तो जॉगिंग कर रहे थे, 45 मिनट बाद तुम वापस घर पहुँचे, आखिर इतनी देर तुम क्या करते रहे? एक तुमने हमने बताया था कि मैं 7:45 पे घर पहुँच गया, लेकिन तू 5:55 पे घर में था जब तूने अपनी बीवी को कॉल की। घर की ही तेरी लोकेशन आ रही थी, घर की ही तेरी बीवी की लोकेशन आ रही थी। यानी ऐसे तो नहीं हुआ ना कि 5:55 पे तू घर में ही था और घर में ही तेरी बीवी ने तुझे कॉल करी कि रद्दी वाले आए हैं। यानी कि तूने अपने नंबर से ही, अपनी बीवी के नंबर से ही अपने नंबर पे कॉल करी। एक बात। दूसरी बात, तूने मैं बताया कि मैं अपने ऑफिस गया, चाबी लेके आया दूसरी, क्योंकि मेरी बीवी बाहर जॉब करती थी, उसके पास भी और चाबी थी। मैं भी बाहर जॉब करता था, मेरे पास भी और चाबी थी, तो वो मेरे ऑफिस में पड़ी थी, मैं ऑफिस से दूसरी चाबी लेके आया। लेकिन हमने उसके CCTV कैमरे चेक करे हैं, वहाँ पे तो तू गया ही नहीं, तू बाहर बिल्डिंग के टहलता रहा है और 3-4 किलोमीटर दूर तेरे माँ बाप का घर है, तो वहाँ पे गया, गाड़ी ली है। गाड़ी लेने के बाद तू ऑफिस गया, ऑफिस की थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद गाड़ी वापस उनके घर खड़ी करी है, फिर तू आ गया है।
चाबी लेके फिर तूने दरवाज़ा खोला, अंदर जाके शोर किया। और तीसरी बात, जब जो कार्ड होता है कंपनी का बना होता है, वो जब बंदा एंट्री करता है तो कार्ड वहाँ पे स्कैन होता है, उसके बाद 3-4 जगह पे अंदर स्कैन होता है, फिर बंदा अपने जॉब वाली पॉइंट के ऊपर पहुँचता है। तो तुम्हारा तो कार्ड कहीं पे स्कैन ही नहीं हुआ था। अब जो प्रियंका गुप्ता का शोहर होता है शादाब सिंह देश कुमार गुप्ता, वो परेशान हो जाता है। वो कोई क्रिमिनल तो होता नहीं कि कंफ्यूज हो जाता है अब क्या करूं, लिहाजा वो पुलिस को सच्चाई बता देता है कि भाई हाँ मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस बताती है कि अब बताओ कि पूरी सच्चाई है क्या, कत्ल तूने क्यों किया। तो वो बताना शुरू करता है जी कि बात कुछ यूँ है कि शादी के 2 साल बाद ही मेरी बीवी ने 2010 में हमारी शादी हुई। मेरी बीवी ने मुझे 2 साल बाद ही कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अलग मकान लेके दो। मैं इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता ने बोला कि जैसे बहू कहती तुम कर दो, अलग मकान ले दो। मैंने अलग मकान ले दिया। लेने के बाद भी ये मेरे माँ बाप से मुझे बात भी नहीं करने देती थी, मिलने भी नहीं देती थी। घर आना तो दूर की बात, मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहता था तो ये घर भी नहीं जाने देती थी। इसके घर वाले सारे आते थे, इसके माँ बाप बहन भाई आते थे सारे, लेकिन मेरे घर वालों को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं थी। कुछ दिन पहले हमने ज़मीन ख़रीदी, ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा घर बनाने के लिए। तो मेरी बीवी ने सभी को दावत दी, उसके घर वाले आए, उसके बहन भाई आए, वालदैन आए, हमारे सारे दोस्त आए, मेरे कुलीग आए, उसके कुलीग आए, सारे आए, मेरे वालदैन भी आए। मैंने अपने वालदैन को भी इनवाइट किया, मेरे वालदैन भी आए वो ज़मीन देखने के लिए। लेकिन मेरी बीवी ने उन्हें वहाँ पे ही ज़मीन के अंदर ही नहीं आने दिया, बाहर से रोक दिया कि तुम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं, तुम लोग वापस चले जाओ, हम लोगों ने तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं उस टाइम इबादत में मसरूफ़ था, मुझे इस चीज़ का इल्म ना हो सका। जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैंने बस अपनी इस बीवी को कत्ल कर देना है। मेरी अब और हिम्मत नहीं अपने वालिदैन की बेइज्जती बर्दाश्त करने की, क्योंकि ये मुझे वालिदैन से रोकती थी। इसलिए मैंने प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। 2 महीने में इसके साथ बड़ा सेट रहा। सेट रहने की वजह ये थी कि किसी को शक ना हो मेरे ऊपर, सभी को ये लगे कि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं, इनकी नई ज़िंदगी शुरू होगी। मैं इसके साथ सेट रहना शुरू हो गया। मैंने एक दिन इसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो इसने बोला कि ठीक है। मैंने इसकी आंखें बंद करी। मैंने कहा तुमने आंखें नहीं खोलनी, जब मैं खोलूँ फिर देखना। मैं इसे एक कमरे में लेके गया। दीवार के साथ ही सोफ़ा मैंने सेट किया हुआ था, दीवार के सामने रख के मैंने इसे सोफ़े पे बिठाया, आंखें बंद करके। सामने एक बड़ी सारी इसकी और अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, वो मैंने इसकी आंखें खोली, ये देख के खुश होगी। ऐसे ही हमारा 2 महीने ये सारा सीन चलता रहा। सब घर वालों को, सब रिश्तेदारों को यही लगना शुरू हो गया कि हो सकता है इन लोगों ने नया प्लाट लिया है, इस वजह से इन मियाँ बीवी की आपस में सुलह हो गई है और ये नई ज़िंदगी गुजारने के मूड में है, इसलिए इन दोनों की अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही है। 2 महीने बाद फिर मैंने एक दिन इसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ऐसे ही फिर मैंने इसकी आंखें बंद करी, उसी सोफ़े के ऊपर जाके बैठा दिया। सोफ़े के ऊपर बैठने के बाद फिर मैंने इसको बोला आंखें खोलो। जब इसकी पट्टी खोली तो आंखें खोली, तो आगे एक और गिफ्ट पड़ा था, जिसे देख के ये फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब की बार 1 महीने बाद फिर मैं एक और गिफ्ट लेके आया। मैंने फिर इसकी आंखें बंद करी, सोफ़े के ऊपर जाके बैठा दिया। मैंने बोला कि अभी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ कि मैं तुम्हारे गले में पहनाऊँगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम हाथ लगा लोगी। वो कहती है अच्छा फिर ऐसे तो तुम मेरे हाथ बांध दो। मैंने उसके हाथ बांध दिए। मैंने बोला कि यार मैंने तुम्हारे हाथ तो बांध दिए, लेकिन तुम कंफ्यूज हो के खड़ी हो जाओगी, मैं तुम्हारे पाँव भी बांधना चाहता हूँ। वो कहती बांध दो। मैंने पाँव भी बांध दिए। उसके बाद मैंने उसके गले में एक रस्सी डाली, तो उसने ये समझा कि मुझे पता चल गया तुम मेरे लिए क्या लेके आओ। मैंने पूछा क्या लेके आया हूँ। उसने बोला कि तुम्हें मेरे लिए हीरो का हार लेके आए हो ना। उसको समझ लग गई कि मेरा शौहर मेरे लिए हीरो का हार लेके आया। तो आगे से शौहर ने बोला हाँ तुम्हारे लिए हीरो का हार ही लेके आया हूँ। यूँ प्रियंका गुप्ता का उसने गला घूंट दिया। गला घूंटने के बाद शौहर ने, परदेश ने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसे अब कंफ्यूज था कि ये कत्ल हुई है कि नहीं हुई, इसलिए उसने चाकू का वार करके उसका गला काट भी दिया। गला काटने के बाद कत्ल कर दिया। अब लड़की के जो घर वाले थे, प्रियंका गुप्ता के घर वाले, उन लोगों का कहना ये है कि इसके माँ बाप ने हमारी बेटी का जीना हराम कर दिया था, बात बात पे ताने देते थे, तंग करते थे, इसलिए हमने बोला था कि तुम अपना
अपने शोहर को बोल के एक अलग मकान ले लो और इनसे अलहदा रहना शुरू कर दो। तो हमारी बेटी को उनसे नफ़रत ही इतनी हो चुकी थी, वो तंग ही इतना करते थे कि हमारी बेटी ने अलग मकान लेने के बाद उनसे बोलना चालना बंद कर दिया। खैर यहाँ पे कसूर तो लड़की वालों का ही नज़र आ रहा है कि जब लड़की ने अलग मकान ले लिया तो किसी भी तरीके से उसके बच्चे को रोकना नहीं चाहिए था कि अपने माँ बाप से तुम ना मिलो। खुद नहीं मिलना चाहती थी, वो एक अलग बात थी। लेकिन खैर जो भी था उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था। मैं कत्ल करने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रोकने को कर रहा हूँ। खैर सीन कुछ यूँ होता है कि चार्जशीट उनके ख़िलाफ़ जमा हो जाती है, अदालत में लेके जाया जाता है, 302 का मुकदमा चलता है, सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट भी कहती है कि तुमने जो जुर्म किया है नाकाबिले माफ़ी है, तुम जितनी देर भी ज़िंदगी गुजारोगे जेल के अंदर ही गुजारोगे, पूरी लाइफ टाइम तुम्हें उम्र कैद की सज़ा है। तो वो क्या करता है, पढ़ा लिखा तो नौजवान होता है, वो जेल में उसे सज़ा जो मिलती है 25,000 रुपये जुर्माना लगता है, साथ में मशक्क़त कैद बामशक्क़त मिलती है। वो जेल में जाकर उसे पढ़ाई का कारोबार मिलता है। जो भी लोग पढ़ाई करके डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जेल में वो लोगों को पढ़ाता है, लोग डिग्री हासिल कर रहे होते हैं। इस अच्छे काम की बेस के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करता है कि मेरी सज़ा माफ़ कर देनी चाहिए कि मैं लोगों को डिग्रियाँ दिला रहा हूँ, अच्छा काम करवा रहा हूँ। तो सेशन कोर्ट कहती है कि ठीक है, तुम डिग्रियाँ दिला रहे हो, अच्छा काम करवा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जुर्म ऐसा है कि ये नाकाबिले माफ़ी है। तुम जितनी देर में रहोगे जेल में रहोगे, जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन जो 25,000 रुपये का तुझे फ़ाइन लगा है वो हम हटा देते हैं। अदालत ने यूँ वो फ़ाइन हटा दिया, लेकिन आज भी वो जेल के अंदर है और अपनी सज़ा भुगती जा रहा है। और आने वाले वक्त में जो होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी सज़ा खारिज होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वो पहुंच चुका है। इससे आगे तो कोई अदालत बचती ही नहीं। मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।